अभी आखिरी सेशन होने का मतलब ये नहीं है कि अभी हमारा काम समाप्त हो रहा है, बल्कि हमारा काम शुरू हो रहा है। ठीक है ना? तो जहाँ पे अंत होता है वैसी शुरुआत होती है। तो पिछले 2 दिन से हमने जो कुछ भी आपके साथ में जो मैंने शेयर किया है, या आप भी जो समझ पाए हैं कि हम एकेडमिक बुद्धिज़्म के साथ क्यों कनेक्ट होना चाहिए, क्या हमारी जिम्मेदारी है, और इससे हम अ, हमारे आध्यात्मिक दृष्टि को या आध्यात्मिक जीवन को और गहरा बनाने के लिए ये हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर इसका हम उस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। अ, अभी तक हमने एकेडमी को या शिक्षा को सिर्फ दो कामों के लिए ही हमने इस्तेमाल किया है। एक तो डिग्री और जॉब। लेकिन एक्चुअल किसी में भी हम डिग्री लिए हैं और हमें जॉब मिला है, तो शिक्षा का उतना ही मतलब नहीं होता है, लेकिन हमें वही दिखाया जाता है, वही सिखाया जाता है, और उसी का ही मार्केटिंग होता है। तो हमें कहीं न कहीं हम उसी उद्देश्य से शिक्षा को देखते हैं। फिर हमने किसी भी फील्ड में एजुकेशन लिया है, वो अपने आप में यूनिक है, और हर एक एजुकेशन का एक ही मतलब है, एक ही उद्देश्य है कि हमें अनलाइटेंड होना है। अनलाइटेंड मतलब समझदार होना है, अपने जीवन में समझदार होना है, अच्छा इंसान बनना है, और औरों को भी अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें मदद करनी है। तो ये रियल गोल है। तो हो सकता है कि अभी तक के हमारे करियर में, लाइफ में हमने एजुकेशन को इस प्रकार से नहीं देखा, नहीं हम समझ पाए। लेकिन अभी हमें मौका मिला है। अगर हम इतने लोग थोड़ा और हम कह सकते कि रीथिंकिंग कर रहे हैं अबाउट एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन का महत्व हमको सबको पता है, क्योंकि एजुकेशन से ही हम अपने उस गुलामी से या उस दुख से, उस समस्या से हम बाहर आए हैं। लेकिन बाबा साहब ने हो, या जो भी शिक्षा का जो महत्व बताने वाले जितने भी वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, उन्होंने शिक्षा को इतने मर्यादित उद्देश्य के बारे में बताया है या कहा है, ये मुझे पढ़ने में, सुनने में नहीं आया है। शायद आप भी अगर पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि सही में हमने एजुकेशन को बहुत ही एक बिजनेस और मार्केटिंग और सिर्फ एक अर्थ अर्जन करने के लिए ही उसका हमने उद्देश्य बनाया है। ये सबसे बड़ी भूल है। बहुत कम लोग इससे दूसरे उद्देश्य के साथ में पढ़ाई करते हैं, वही महान होते हैं। आप देखिए, जितने भी, अगर हमारा बच्चा महान नहीं हो रहा है, या हमारे समाज में से अगर महान इंसान नहीं बन पा रहे, उसका कारण यही है कि उसके पास में वो उद्देश्य ही नहीं महान बनने का। जबकि एजुकेशन का उद्देश्य महान बनना, कम से कम उस फील्ड में जो पढ़ाई कर रहा है, अच्छा इंसान बनना, अपने शिक्षा का एक वो स्तर प्राप्त करना, जो उसके जीवन में एक बदलाव लाने के लिए और समाज को बदलाव लाने के लिए एजुकेशन एजुकेशन का महत्व पूरे दुनिया में इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ में आजकल पढ़ने लिखने वाले को भी काफ़ी क्या कहते हैं, बुरा भला भी कहा जाता है, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिलती है, वो जॉब ले नहीं पाता है, तो शिक्षा पे भी काफ़ी कुछ ब्लेमिंग आने लगता है कि पढ़ लिख के कुछ फ़ायदा नहीं। ये अफ़वाह भी काफ़ी कुछ हमारे आसपास में घूमती रहती है कि पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ के क्या मिलेगा, जॉब नहीं मिलती है। हाँ? और एजुकेशन को हमने इतना भला बुरा कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे फिर पढ़ना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको वही सुनाई देता है, वही दिखता है। तो आसपास के बच्चे भी जो है अपनी पढ़ाई 10-12 के बाद में छोड़ देते हैं। समाज का ऐसा कहना या इस प्रकार से बातें करना भी बहुत गलत है, क्योंकि कब बच्चा कब किस शिक्षा से किस तरीके से वो अपने जीवन में बदलाव लाएगा, जब वो लेता है शिक्षा तभी पता चलता है। तो हम भी अपने उस विचार से काफ़ी कुछ हमने प्राप्त किया है, लेकिन जो प्राप्त करना है
उसको फिर से हमें पुनर्विचार करके इस शिक्षा के माध्यम से जो हम एक बुद्धिज़्म को एकेडमिक जो स्वरूप प्राप्त हुआ है, 19वीं सेंचुरी के पहले बौद्ध धर्म को एकेडमिक स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म सिर्फ एक पारंपरिक रूप से बौद्ध धर्म का आचरण किया जाता था, जो हो जितने भी बौद्ध कंट्री है या बौद्ध लोग हैं वो उनके लिए ही बौद्ध धर्म था। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी में जब बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट स्टडी या बुद्धिस्ट इथिक्स करके जो उसका इम्पोर्टेंट एकेडमिक में आने लगा, और इसलिए आने लगा क्योंकि शिक्षा में जो मॉरल वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी डाउन हो चुके थे। स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन है, या स्टूडेंट भी अपने लाइफ में इतने वायलेंट होते थे या अभी भी होते हैं है, क्योंकि उसको वैल्यूज़ सिखाए नहीं जाते हैं। और उसको वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले बुद्धिज़्म को एक कोर्स के रूप में, जिसे हम बुद्धिस्ट इथिक्स कहते हैं, और धीरे धीरे बुद्धिस्ट स्टडी, फिर बुद्धिस्ट जो अलग अलग कोर्सेज़ के माध्यम से भी आज पूरे विश्व में और भारत में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में हम बुद्धिस्ट स्टडी सिखाया जाता है। लेकिन जब शुरुआत उसकी हुई थी वो बहुत सही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको सीखने वाले और पढ़ाने वाले भी उस उद्देश्य को भूलने लगे। फिर विद्यार्थी भी वो एक सप्लीमेंट कोर्स है इसलिए करके फिर उसके वैल्यूज़ के साथ कुछ उनका लेना देना नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है और फिर एग्ज़ाम कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में पास आउट होना है। वहीं तक बुद्धिज़्म को लोगों ने लिया है। बहुत कम लोग, 2-4 बच्चे प्रॉपरली स्टडी करके पीएचडी करके इस टीचिंग लाइन में आते हैं, और जो प्रोफेसर भी है उतना उसका जो कंट्रीब्यूशन है एक क्लियर थॉट के साथ में बुद्धिज़्म बहुत कम लोग कम जगह पे सिखाते हैं, क्योंकि उस प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं वो टीचर है, प्रोफेसर है, वो अपने बुद्धिज़्म को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक बैरियर है, और इसलिए भले हम एज ए टीचर या प्रोफेसर करके भले हम किसी यूनिवर्सिटी में वर्कआउट नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरा समाज ही हमारे लिए स्कूल है, और समाज में एक टीचर के रूप में हम किसी भी टीचर के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। धम्म सेवक या धम्म प्रचारक या धम्म को सही तरीके से लोगों के बीच में लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उस स्वरूप में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि हमें बुद्धिज़्म को आचरण करते करते हमें उसको ऐसे उसके जो पहलू है, फिलोसॉफिकल है, हिस्टोरिकल है, उसका लिटरेचर है, उसके जो कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ है उसके साथ में बुद्धिज़्म कैसे कोप हो रहा है आजकल। हर जितने भी ब्रांचेस है, बुद्धिज़्म तो एक अपना फिलॉसफी का एक स्टडी है, एक पार्ट है, लेकिन स्टडी दुनिया में जितनी भी बाकी स्टडीज़ होती है, अगर आप साइकोलॉजी लो, सोशियोलॉजी लो, पॉलिटिक्स लो, या जितने भी साइंस और सोशल साइंस के जो जितने भी ब्रांचेस है उसके साथ में बुद्धिज़्म इंटरेक्ट हो रहा है। क्योंकि अभी स्टडी जो है ना वो किसी एक सब्जेक्ट के साथ में स्टडी होना, और वो फेस चला गया है कि साइंस वाला साइंस स्टडी करता था या करता है, उसको आर्ट्स के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन अभी धीरे धीरे स्टडीज़ के अंदर इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेटेड कोर्स को पढ़ाया जाता है, सीखते हैं बच्चे, ताकि उनका डेवलपमेंट है आज के आवश्यकता के अनुसार वो आउटपुट दे सके। और इसलिए बुद्धिज़्म साइकोलॉजी में गया है, न्यूरो साइंस में गया है, सोशियोलॉजी में गया है, हर क्षेत्र के अंदर बुद्धिज़्म एक अपनी स्पेस बना चुका है। तो बुद्धिज़्म का जो दायरा जो है वो बहुत ही आज के अगर हम दुनिया में अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और इस सब में कहीं ना कहीं एक इंडियन बुद्धिस्ट के तौर पे अगर हम अपने आप को देखें, तो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितने बाकी लोग उसमें जिम्मेदारी लेके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देखो सबसे ज़्यादा लिटरेचर का ट्रांसलेशन करने वाले इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, चाइना, जापान, यहाँ के लोग हैं। अगर हम
कुछ लोगों को छोड़े, जैसे कि राहुल सांकृत्यायन है, आनंद है, आनंद कौशल्यान है, धर्मानंद कौसम्बी है, ये जो बाबा साहब के समय में या उसके बाद में जो फेस रहा है, उतने ही लोग हमें सुनने पढ़ने में आते हैं। उसके बाद का जो एक बाबा साहब से आया हुआ जो समाज जो है, उसमें भी हमें एक दो लोग ही मिलते हैं, लेकिन संख्या में हम इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोग हम अभी अ, अपने समाज में एक अच्छी जगह बना के बैठे हुए हैं, लेकिन पढ़ने और साहित्य का जो कंट्रीब्यूशन है, साहित्य लिखने की जो हमारी क्षमता है, वो कहीं ना कहीं रुक चुकी है। हम बाबा साहब से वो प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म जो है, उसी प्रेरणा को हमें जीवित करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम में है, हमारे ब्लड में है। क्योंकि बुद्ध के बाद में जितने भी आचार्य होके गए हैं, उनकी सभी रचनाओं को आज हम पढ़ते हैं, बाबा साहब के साहित्य को हम पढ़ते हैं। तो हमारा भी कहीं ना कहीं छोटा क्यों ना हो शुरुआत, और धीरे धीरे हो सकता है कि हम में अगर जो टैलेंट है, या हमसे जो लोग बाकी लोग अगर प्रेरणा लेके कोई कार्य करते हैं, तो हमसे भी ज़्यादा एनर्जी वाले लोग हमें मिल सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि इसके पहले कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ में इस प्रकार से हम आगे बढ़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है, ताकि हम जितना कंट्रीब्यूट कर सके हमारी क्षमता और हमारे समय और बुद्धिमत्ता से। लेकिन आने वाला जो जनरेशन जो है, वो हमसे भी वास्ट है, हमसे भी फास्ट है। वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसको डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा, तो वो भी मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने और जो टेक्स्ट उतना लिखना है, उतने ही वो संतुष्ट होंगे, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे। उनको कहीं से वो प्रेरणा नहीं मिल रही कि ऐसा भी कुछ बुद्धिज़्म में किया जाता है या करने की ज़रूरत है। तो जो ज़रूरत ही नहीं लगेगी, तो फिर वैसे भी वो जो आपका सोचना और लिखना, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि अभी आने वाली जो टेक्नोलॉजी जो है, वो एआई टेक्नोलॉजी है, इंसान का सोचना और लिखना सब बंद करने वाली है। क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी आपके लिए सोचेगी, और एआई टेक्नोलॉजी सोच के वो काम भी करेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सोच भी वो सोच लेगी कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि अभी आप मोबाइल में कुछ मैसेज लिखते हो, तो उसके सामने शब्द आ जाता है ना कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आप एक ही शब्द लिखते हैं, लेकिन पूरा शब्द वाक्य वहाँ पे आ जाता है। वो यह टेक्नोलॉजी है। आपके सोचने के पहले ही आपको दे देता है कि आप सोच रहे हैं, चलो इसी को क्लिक कर दो, आपको पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो समय आने वाला है, और उसमें अगर हमारा क्या कहते हैं, स्पेस नहीं होगा, तो कंट्रोल भी नहीं होगा। अगर आप जगह नहीं बना पाओगे, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, डायरेक्शन नहीं दे पाओगे। अगर आपने स्पेस बनाया, तो आप हम खुद के लिए और हमारे साथ में जो भी लोग उस प्रकार से सोच रहे, उसको डायरेक्शन मिलेगा कि अभी इससे आगे क्या करना है, इस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि जैसे एटम बॉम्ब का गलत इस्तेमाल हुआ है, वैसा इसका भी गलत इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से ऐसा कहा जाएगा कि बुद्ध ने ये कहा है, जबकि बुद्ध ने ये नहीं कहा है। ईश्वर नहीं है और ईश्वर है। बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसा बता देगा कि ईश्वर है। बुद्ध ने कहा ईश्वर है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? और बुद्ध के शब्दों से बताया जाएगा, बुद्ध का चित्र होगा, बुद्ध बात कर रहे हैं, हाँ, और बता रहे हैं, हाँ? जो उसको डायरेक्ट कर रहा है, उसको पता है कि इसका मिसयूज कैसे करना है। और ऐसी चीज़ें अगर फैल जाएगी, तो उसको एंटीडोट चाहिए ना, कि भाई हम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए कि हम उसको एक्सप्रेस करें, बताए कि बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध की शिक्षा क्या है। तो ये बहुत बड़ा आने वाला
चुनौती है हमारे टेक्नोलॉजी और पूरे समाज में, जो एक आपकी सोच और उस सोच को इंटरप्रेट करना, एग्जीक्यूट करना, फिर वो बुक फॉर्म में हो, डिजिटल बुक फॉर्म में हो, या फिर एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय में हम भले उसका 100% पार्ट नहीं होंगे, लेकिन इम्पैक्ट हम पे भी होगा। लेकिन 100% नेक्स्ट जनरेशन जो उसको यूज़ करेगी वो ज़्यादा उसको उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो कल तक हमने ये देखा है कि हम जो किसी सब्जेक्ट पे, किसी विषय पे जो हम लिखने का या राइटिंग करने का जो हमारा पद्धति है, या रिसर्च करने की जो हमारी एक प्रॉपर मेथड है, उसी मेथड से हमें अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करना है। आप लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं, और कैसे भी लिख सकते हैं, वो भी लिखना हो सकता है कि वो किसी को पसंद भी आए, लेकिन बहुत सारा गलत भी हो सकता है। आपके सेंटेंस गलत हो सकते हैं, कहने का आपका मकसद गलत हो सकता है, या उसका सीक्वेंस गलत हो सकता है, या जो बातें आपके पास है उसका कुछ प्रूफ नहीं है। आप कह रहे कि बुद्ध ने ये कहा था, लेकिन कहा था, किसको कहा था और क्यों कहा था? आपने लिख दिया कि बुद्ध ने ये कहा था क्योंकि आपने सुना है, तो लोगों के लिए ऑथेंटिक नहीं होगा। लेकिन वह है, कहा है, तो किसी को समझ में आ सकता है कि हाँ बुद्ध ने ये कहा है, लेकिन सभी को वो चीज़ें लाइक नहीं हो सकती है। जिसके पास में क्वेरी होगी वो थोड़ी आपकी चीज़ को ऐसे ले लेगा। तो सिस्टमेटिक लिखने की जो कला जो है, वो हमारे में है, और इसलिए है क्योंकि ये बुद्ध के पाथ में हमें ऑलरेडी सिखाई जाती है। अगर हम बुद्ध का पाथ फॉलो कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि बुद्ध क्या कहते हैं और हम किस प्रकार से पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, सिर्फ हमें उसको एक नए माध्यम से उसको एक्सप्रेस करना है। जैसे कि हमने ध्यान सीखा, धम्मों को सीखा, तो कहीं ना कहीं हमारी चॉइस रही है, उसी से तो हमारा आगे बढ़ा है ना। आप दूसरे धर्म की शिक्षा को आप क्यों पसंद नहीं कर रहे? क्योंकि बाकी भी धर्म है, आपके आसपास में आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर धर्म का आचरण कर रहे, आपने यही चूज़ क्यों किया? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो पसंद आने लगा, उसकी बातें, उसका आचरण, उसका जो बेनिफिट है आपके मन के लिए, शरीर के लिए, समाज, परिवार के लिए, तब जाके आपने बौद्ध धर्म पसंद किया है, या बाबा साहब ने भी पसंद किया। तो पसंद करना एक आपके रिसर्च का एक बेसिक फंडा है और नेचुरल है, क्योंकि रिसर्च कोई मतलब मेथड जो है ना, ऊपर से किसी ने बता नहीं दिया कि ऐसा ऐसा रिसर्च होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है, और उसी को एक सिस्टमेटिक प्रिंसिपल बना के वो इस्टेब्लिश किए गए कि हाँ ये बातें इसमें होती है, और उसी को उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया है, एक मेथड बनाई है कि भाई ये सिस्टमेटिक मतलब आपका ऑब्जर्वेशन में आपकी पसंद की होनी चाहिए जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप 10 बातें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 10 बातों में से आप किस बात पे ज़्यादा चॉइसेबल है, किस बात को आप चूज़ करना। इसलिए मैंने आपको 10 सब्जेक्ट बताए हैं। हाँ, 10 में से आप 5 भी कर सकते हैं या 25 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 करने से आपकी जो मल्टी चॉइस है या मल्टीपल जो आपकी थॉट्स है, कि आपको लगता है कि ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, मैं ये भी, इसके ऊपर भी मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर, तो जैसे जैसे आपने 10 थॉट को लिखा, तो उसमें आपके पास में सेकंड स्टेप में आप उसमें 3 को सिलेक्ट करना। 3 करने से क्या होगा कि आपको लगेगा कि इसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है, जिसे हम कहते हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी, ये फर्स्ट दैन सेकेंडरी। इसका मतलब नहीं कि उसको बाकी पे हमें फोकस नहीं करना, लेकिन हमें जाना तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, क्योंकि एक साथ में हम 10 विषय पे लिख नहीं सकते ना।
एक एक विषय के साथ हम 10 विषयों को बाद में लिख सकते हैं, तो आपकी किताब बन जाएगी। जब 10 विषयों के बारे में आप लिखोगे तो आप खुद उसके ऑथर बन जाओगे। लेकिन शुरुआत तो एक एक विषयों से करनी पड़ेगी। तो आपकी चॉइस जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चॉइस से आपको धीरे धीरे उस चॉइस को और मजबूत करने के लिए, अभी चॉइस तो कर ली, हमें कपड़ा पसंद आया ले तो कपड़ा थोड़ी तुरंत खरीदोगे, पॉकेट में पैसा भी देखना पड़ेगा, खरीदे नहीं खरीदे, कब खरीदे, कब ज़रूरत है, तभी तो जाके आप वो खरीदोगे ना। तो वैसे ही अगर आपने पसंद कर लिया कोई विषय पे, इस विषय पे मुझे शोध करना है, इस विषय के ऊपर मुझे गहराई में चिंतन करना है या इसका विश्लेषण करना है, तो कहीं ना कहीं आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि अभी इसको करने के लिए मेरे पास में क्या साधन है, जिसको हम डेटा कहते हैं। फर्स्ट चॉइस, देन डेटा कलेक्शन द डेटा, जो जानकारी जो है, जो पहले से ही कहीं ना कहीं जानकारी को हमारे आसपास में वो जानकारी हमें कलेक्ट करनी है। समझ में आ रहा है? अभी इसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो नेक्स्ट स्टेप है। अभी हमें दो स्टेप पे मैं बात कर रहा हूँ। एक तो आपका सब्जेक्ट का पसंद करने के बाद में उसके रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद उसकी नोटिंग करना, नोट्स करना। बस तीनों चीज़ अभी आपको 10 या 15 दिन में जो टाइम पीरियड हम रखेंगे, इतना ही करना है। फिर उसको कैसे समराइज़ करना है, कौन सी चीज़ पहले लेना है, कैसे लेनी है, उसको एक प्रकार से हम फॉर्मेटिंग जो है, वो फॉर्मेटिंग हम बाद में सीखेंगे। सब कुछ अभी बता दूंगा तो सब कुछ आपको हार्ड लगेगा या समझ में नहीं आएगा। अभी हमें 3 चीज़ सीखनी है या समझनी है। सीखनी तो आपको खुद करते करते ही आपको पता चल जाएगा, कुछ नहीं चलता है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। तो पहले तो आपका सब्जेक्ट पसंद करना है, दूसरा सब्जेक्ट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपके फ्रेंड के पास है, ऑनलाइन है, XYZ, जो भी नहीं है तो 1-2 किताबें आप खरीद भी सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे पूछ के मैं पर्टिकुलर रेफरेंस आपको बताऊंगा, या कोई लाइब्रेरी अगर आपके आसपास में है तो उसको आप विज़िट कर सकते हैं। ये मतलब डेटा कलेक्ट। डेटा अगर आपके पास में उसके रिलेटेड आप कलेक्ट करते हैं, कम से कम 5 से 10 बुक, उसमें मैगज़ीन भी आ सकती है, बुक भी आ सकता है, किसी का लिखा हुआ लेख भी आ सकता है पहले से ही, ऑनलाइन भी आ सकता है, ऑफलाइन भी आ सकता है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसमें प्राइमरी भी सोर्स हो गए और सेकेंडरी भी सोर्स हो गए। वे प्राइमरी सोर्स में जो बुद्ध वचन से जो आए हैं, पाली में से, पाली का जो ट्रांसलेशन है वो हमारे प्राइमरी सोर्स है, और उसके ऊपर उसके बारे में लिखे हुए जितने भी किताबें हैं वो सेकेंडरी सोर्स है। बाबा साहब ने बुद्धानिस धम्मा लिखा है, वो सेकेंडरी सोर्स है। ऐसे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स मतलब फर्स्ट बुक, पहली बुक उस विषय के बारे में लिखी गई है। ऐसे बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर सेकेंडरी बुक जो भी हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन प्राइमरी बुक भी जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, फिर वो पाली का टेक्स्ट हो या संस्कृत का टेक्स्ट हो, अगर वो टेक्स्ट अगर रेफ़र कर रहे हैं तो ऐसे जो सुत्त प्राइमरी सोर्स है। अगर सुत्त के बारे में अगर आप कुछ एविडेंस दे रहे हैं तो प्राइमरी टेक्स्ट है वो, क्योंकि बुद्ध के बाद उसको जिस ग्रंथ में लिखा है वो प्राइमरी टेक्स्ट है। तो ऐसे जो भी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो कंटेंट है या डेटा है उसको कलेक्ट करना है। 5 या 10 बुक का अगर आप टारगेट रखते हैं
और उतना ही पढ़िए, सभी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बोले कि 10 बुक कैसे पढ़े, क्योंकि पढ़ने के लिए वो 10 बुक नहीं पढ़ना है। आपके पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट है उतना ही कंटेंट अभी पढ़ना है। जैसे कि अगर आपका कोई बुक आपने सिलेक्ट किया जो आपका कंटेंट उसमें है वो 200 पेज का होगा, लेकिन जब आपने देखा कि चैप्टर को देख के या उसका थोड़ा अंदर का कंटेंट देख के आपको लगा कि इसमें 2 ही पेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो 2 ही 3 ही पेज का ही आपको नोटिस करना है। हाँ, जो उसमें से आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सब्जेक्ट के लिए और ज़्यादा फाउंडेशन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए जानकारी मेरे लिए ऑथेंटिक है। हाँ, एक तो आपके नोट में लिखना है, जिसको हम रफ होमवर्क कहते हैं, रफ वर्क करते हैं, ये मतलब फाइनल वर्क नहीं है। हाँ, इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपके पास में कंप्यूटर है या किसी की आप मदद ले रहे हैं, हाँ, अगर नहीं ले रहे हैं और आप ज़्यादा लिखना नहीं चाहते हैं, तो वो जो पेज जो होगा आपके बुक का, जो बुक में से आप कंटेंट ले रहे हैं, उसमें पेज नंबर डाल के उसमें फ्लिप रख दीजिए और आपके नोट में इतना ही लिखे कि इस ग्रंथ में से मुझे यहाँ से यहाँ के जो पेज है रेफरेंस के लिए लेने हैं। अगर ज़्यादा नहीं लिखना है तो अभी लिखना तो है, एक तो आपको हाथ से लिखना पड़ेगा रफ में, या डायरेक्ट आप कंप्यूटर पे लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अभी हेल्प में हो सकता है कि आपके घर में कोई हेल्प करने वाला हो, अगर नहीं है तो आसपास में जो कंप्यूटर सेंटर होगा या जहाँ पे टाइपिंग्स की जाती है उनके साथ में कांटेक्ट में रहिए। ताकि आप उनकी हेल्प लेके ये पूरा कंटेंट जब आप एक्यूमुलेट करोगे, पास पास में लाओगे, तो एक ही साथ में जाके बोलना कि ये पेज मुझे इसमें टाइप करके देना है। और मुझे लगता है कि एक पेज का जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 रुपये लेते हैं। अगर आपको खुद आ रहा है या घर में कोई आपको मदद कर रहा है, हाँ, तो आप उसको हेल्प ले सकते हैं। अगर नहीं हो रही है तो आप आपके हाथ से लिख कर, हाँ, जितना कंटेंट आपने वहाँ से लिया है, या अगर आपको हाथ से नहीं लिखना है तो उसी किताब में आप फ्लिप रख के आप वो डायरेक्ट किताब भी उसके पास में लेके जा सकते हैं, या उसका जेरोक्स निकाल के जेरोक्स पे निकाल सकते हैं। इतनी सारी किताब उसके पास में ले जाना, इससे अच्छा है कि आप उसको फ़ोटोकॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको घर से ही करना है तो आप उसको फ़ोटो निकाल के उसको भेज सकते हैं कि भाई ये कंटेंट टाइप करके रखो, ताकि आपको जाना भी नहीं पड़े और टाइम भी बच जाए। और जितना कंटेंट होगा उतना कंटेंट टाइम करके रख देगा, और बाद में फिर एक साथ में जब हम उसको फाइनलाइज करेंगे, फिर बाद में उसको फॉर्मेटिंग करके एक प्रॉपर तरीके से पेजिनेशन करके या उसका जो भी कंटेंट होगा, फिर एक बार प्रिंट निकाल के उसको बाद में हम पढ़ सकते हैं कि इसमें कहाँ पे और एडिट करने की ज़रूरत है, या फिर आप मुझे भेज कर उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये जो बाद का वर्क जो है उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन जो है यही से शुरू होती है कि आपके पास में डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, हाँ, कि आपने कौन से बुक से कौन से पेज से डेटा को लिया है, और उसका एक अलग से पेज बनाना है कि ये बुक का नाम है, ये ऑथर है, ये पब्लिशर है, ये ईयर है, और ये पेज का मैंने डेटा लिया है। ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर देते हुए एक पेज पे उसका डिटेलिंग करते रहना, ताकि बुक इधर उधर भी हो जाए तो आपके पास में लिखा रहेगा, तो आपको एक्सेस करना इजी हो जाएगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो बुक को ढूंढते रहोगे कि यार ये तो
कहाँ से लिया मैंने। अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हैं तो ऑनलाइन का भी वैसा ही, जो उसका ऊपर का जो लिंक आता है, लिंक का जो वेबसाइट नाम है, उसको आप कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं या फिर हाथ से लिख कर आप आपके नोट में रख सकते हैं। या ऑनलाइन अगर कोई बुक आप ले रहे हैं तो बुक का भी लिंक आता है जब आप ओपन करते हैं। तो उसका आप डिटेल लिख के रख सकते हैं, ताकि जब उसको फिर से आपको देखना होगा तो वो लिंक से आप फिर से वहाँ से जो डेटा आपने लिया है या लेना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं। तो जो भी डेटा आप जहाँ से भी ले रहे हैं, एक तो आप डायरेक्ट आप आपके रफ पेपर में जो कंटेंट है, सीक्वेंस है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। नहीं लिखना है, लेकिन लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि आपका एक माइंड और थॉट जो है वो उसमें कनेक्ट हो जाएगा। लॉस नहीं, बेनिफिट है इसमें। और इतना बेनिफिट है कि आपको पता नहीं चलेगा कि पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो पहले समझ में नहीं आएगा वो बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। सरप्राइज रहेगा कि यार ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो अभी तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि ये पावर है। जब हम कोई चीज़ लिखते हैं आपका माइंड और शार्प हो जाता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है, स्थिरता आ जाती है कि हाँ, बुद्ध ने ऐसा ही कहा, ऐसा ही मैं समझ में मुझे आ रहा है, क्योंकि मैं खुद भी लिख रहा हूँ। तो शब्द से हम प्रज्ञा की तरफ जा सकते हैं। शब्द प्रज्ञा नहीं है, याद रखो। नहीं तो अनित्य बोलने से हम प्रज्ञावान हो जाते हैं, या नित्य अनित्य लिखने से हम प्रज्ञावान हो जाते हैं। लेकिन जब लिखने से आप अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, कुछ फील होता है, तो समझ जाए कि वो प्रज्ञा है। और इसलिए शिक्षा को प्रज्ञा के साथ में जुड़ा हुआ है। जब आप शिक्षा लेते हैं तो आपकी प्रज्ञावान होने की 100% संभावना है, क्योंकि उसमें आपका कॉन्शियसनेस अवेयर होता है। क्योंकि कॉन्शियसनेस आपका खुद का है। जो शिक्षा जो है बाहर से हमें सिखाई जाती है, कंटेंट से सिखाई जाती है, शब्दों से सिखाई जाती है, लेकिन प्रज्ञा बाहर से नहीं आती है। लेकिन शिक्षा से क्या होता है कि आपका अवेयरनेस का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि दो हाथों से ताली बज के गूंज आ जाती है, वैसे ही शब्द है, वही वैसे ही शिक्षा है। शिक्षा आपके अनकॉन्शियस माइंड को क्लिक करती है, और जो क्लिक हो गया तो समझ जाए वो प्रज्ञा है, नहीं तो वो शब्द है। अगर क्लिक नहीं हुआ तो शब्द है, संज्ञा है। अगर क्लिक हो गया तो प्रज्ञा है। तो वो शिक्षा का मतलब है कि हमें एक अवेयर होना है। जैसे जैसे हम लिखेंगे, जैसे जैसे हम सोचेंगे, तो हमारी जो अनकॉन्शियस जो थॉट है वो कॉन्शियस होने के फ्लो में आने लगती है। जैसे कि आप हथौड़ी से किसी पत्थर को मारते हो, तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उस पत्थर को टूटने की। भले वो ना टूटे फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 इसमें, लेकिन वो टूटने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और एक समय आता है कि टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो शब्द असर करती है, लेकिन वो तभी असर करती है कि जब आप उसको रिपीटेशन और जागृति से करते हैं।
और इसलिए लिखना एक अपने आप में आपका एक रिपीटेशन और आपका जो थॉट है, जो ब्रेन और आपका इमोशन जो है हाथों से वो एक्सप्रेस होता है, ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वहाँ से आपकी सोच इवॉल्व होने लगती है। आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो सेकंड सेंटेंस में आपको लगता है कि अभी मैं क्या लिखूं, और जो लिखोगे हो सकता है कि वो सही भी हो और गलत भी हो, लेकिन आप फिर से आप देखते हो क्या सेंटेंस इसके साथ में जुड़ा हुआ है क्या, पहले के साथ दूसरा, तब आपको लगता है कि हाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ यही तो है। तो आपका फ्लो वहाँ से खुलने लगता है। जो दबा हुआ है, जो भीतर कुछ न कुछ हम सोच रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ हम कम्युनिकेट कहने में या किसी मित्र के पास नहीं कह सकते हैं, लेकिन लिखने में आप 1000 गुना कह सकते हैं। जो आप 10 गुना कहते हो किसी को, आप लिखने में 1000 गुना कह सकते हैं, क्योंकि वो आपके शब्द है जो आप एक्सप्रेस करते हैं, जो आपके अनुभव से आने लगते हैं। तो ये जो प्रक्रिया जो है, ये बहुत ही एक प्रकार से ध्यान की ही प्रक्रिया है। अगर हम उसको अच्छी तरह से समझते हैं कि हम जब किसी विषय को पसंद करके उसके रिलेटेड जब चीज़ों को हम ढूंढते हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें हमें सामने आने लगती है कि यार इसके पास में मैं कितना पास में था, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया। किताब हमारे आसपास में है, 10-15 किताब हमारे घर में है, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए हमने कभी किताब पढ़ी है क्या? सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ ले कि चलो बुद्धानंद बाबा साहब ने लिखा है, पढ़ लेते हैं। कुछ खोजने के लिए हमने पढ़ा है क्या? बाबा साहब ने खोज खोज के उसमें 6 साल में ग्रंथ लिखा है, 6 साल लगे, और कहाँ कहाँ से नहीं खोजा उन्होंने। पाली त्रिपिटक से खोजा, संस्कृत ग्रंथों से खोजा, हाँ सभी आधुनिक जो वैज्ञानिकों की भी जो सोच है बुद्ध के बारे में, वहाँ से खोजा, और अपनी बात से भी खोजा कि उन्होंने बुद्धिज्म को कैसे देखा, कैसे अप्लाई किया, और सबसे मिलकर उन्होंने ऐसी रचना की जिसको हम बुद्धानिस्ट धम्मा कहते हैं। और ये भी ध्यान रखा कि सामान्य लोग उसको कैसे समझे। बहुत सरल भाषा में बुद्ध ने, बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा। बाकी ग्रंथ बाबा साहब के ऐसे नहीं है जो बुद्धानिस्ट धम्मा है। तो रचना एक बहुत बड़ी, ऐसा कह सकते हैं कि मन की सबसे बड़ी प्रस्तुति है। बाबा साहब का मन क्या था वो बुद्धानिस्ट धम्मा से पता चलता है। अगर बाबा साहब के मन की खोज करनी है तो हमें बाबा साहब के साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने भी जब बुद्धानिस्ट धम्मा लिखा, अगर आप उसका 7 या 8 बुक्स में उसका विश्लेषण है या चैप्टर्स है, विभाग है, तो बाबा साहब ने कहीं पे भी रेफरेंसेस नहीं दिए, लेकिन पूरी तरह से बाबा साहब ने रेफरेंसेस लिए हैं। फिर बाबा बुद्ध का चरित्र के बारे में लिखना हो या उनका शिक्षा है, संघ है, सबके बारे में जो भी बाबा साहब ने लिखा, रेफरेंस ही लिया, और कुछ अपना इंटरप्रिटेशन भी उसमें डाला है, अपनी सोच भी उसमें डाली हुई है। और ये जब किताब जब लोगों के बीच में भेजा गया, उसका
एडिट वेरिफिकेशन के लिए बड़े बड़े जितने भी बौद्ध भिक्षु रहे हैं उस समय, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर क्रिटिक्स भी किया कि ये बुद्धानिज धम्मा नहीं है, ये आम्बेडकरानिज धम्मा है। क्योंकि बहुत सारी बातें बाबा साहब के उस सोच से भी उन्होंने उसमें इनपुट की थी, और कहीं पे भी उनका रेफरेंस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाबा साहब उस ग्रंथों को और सरलता से एक्सप्रेस करना चाहते थे, ताकि सामान्य लोग उसको एक सहजता से समझे कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है और संघ क्या है। जो फर्स्ट टाइम जो बुद्धिज़्म को पढ़ रहा है, समझ रहा है, जिसके पास में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ऐसे व्यक्ति को या समाज को बुद्ध की शिक्षा को सीखना और सिखाना, हाँ, उस आधार पर उस ग्रंथ की रचना की गई थी। लेकिन बाद में भंते आनंद कौशल्यान ने उसको फिर से उसका जब भाषांतर किया, तब उसमें उन्होंने बाबा साहब ने कौन से ग्रंथ से, कौन से पेज से, कौन से रेफरेंसेस लिए, उसका पूरा लिस्ट आउट करके पब्लिश किया गया था। तो सबसे ज़्यादा रेफरेंसेस बाबा साहब ने धम्मपद से लिए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक से, संघ के बारे में विनय पिटक से लिए हैं। और ये जो बुद्ध चरित या बुद्ध का पूरा चरित जो है, जो महायान के जो दार्शनिक होके गए हैं, अश्वघोष दूसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में उनका लिखा हुआ बुद्ध चरित जो संस्कृत में ग्रंथ है, उससे रेफरेंस लिया। तो बाबा साहब का भी लिखान रेफरेंस से ही है, लेकिन रेफरेंस का उपयोग करते करते वो अपने बुद्धिमत्ता का भी उपयोग करते हैं, और लोगों की जो ज़रूरत है, हमारा जो ऑडियंस है, उसका भी ध्यान रखते हैं कि हम किस रीडर को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं। आपको रीडर का भी ध्यान होना चाहिए कि आपका प्रेक्षक जो पढ़ने वाला है वो किस स्थिति का है, किस कैपेसिटी का है, जो आप बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये जो सभी स्किल जो है, धीरे धीरे हमारे में डेवलप होने लगती है। जब आप सिस्टमेटिक तरीके से आप आपके राइटिंग्स को डेवलप करते हैं, आपके स्किल को आप डेवलप करते हैं कि आपकी अगर चॉइस सही है, आपके पास में डेटा कलेक्ट करने का आपका जो एफर्ट है, पेशेंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आपका एफर्ट, आपका पेशेंस, आपका टाइम मैनेजमेंट, अगर आप इतने व्यस्त हैं तो कम से कम आधा घंटा तो भी निकालिए, 1 घंटा तो भी निकालिए। अगर टाइम ही नहीं निकालोगे, एफर्ट नहीं करोगे, तो सब चीज़ें वही की पड़ी रहेगी। और कुछ भी नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने जो लिखा है, जितना बाबा साहब ने रेफरेंसेस लाइब्रेरी से यूज़ किए, उतने उससे भी कहीं गुना रेफरेंसेस उन्होंने खुद खरीद के रखे। 50,000 के आसपास उनके ग्रंथालय में ग्रंथ थे। तो हमारे पास कम से कम 50 और 500 ग्रंथ तो होने चाहिए। अगर नहीं है तो हमने प्रश्न रखना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम सही अर्थ में, हम पढ़ने में रुचि ही नहीं हमारी, सिर्फ शिक्षा लेकर डिग्री और जॉब में ही रुचि है। एक्स्ट्रा राइटिंग, रीडिंग हम कभी भी नहीं करते। हमारे बच्चों को भी नहीं बताते कि भाई तुमने किसी ऑथर का, किसी साइंटिस्ट का बायोग्राफी पढ़ना चाहिए, उसका स्ट्रगल पढ़ना चाहिए, उसका स्ट्रगल पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हम कभी भी बच्चों को ना किताब देते, ना बात करते। हमें लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। और इसी प्रकार से हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो उससे विकास नहीं होता है। वो तो वन साइड होके उतना ही करता है जितना उसको अपने जीवन में चाहिए। लेकिन वो जो बन सकता है वो बन नहीं पाएगा।
जो चाहता है उसको ज़रूर मिलेगा, जॉब चाहिए जॉब मिलेगा, पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, पोजीशन चाहिए पोजीशन मिलेगा। लेकिन वो जो बन सकता है, जिसके लिए वो पैदा हुआ है, जिसके लिए हमने पैदा किया है माँ बाप ने, वो नहीं बन पाएगा। आपने इंसान को पैदा किया है, इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंसान बनने के बारे में हमने कभी उसको उस प्रकार का सपोर्ट ही नहीं दिया है। तो हम क्या बनाना चाहते हैं और क्या दे रहे हैं उसको, दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ? बाबा साहब ने अपने बेटे को क्या बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कहा। आर्थिक समस्या सॉल्व करने के लिए नहीं, तो समाज की समस्या सॉल्व करने के लिए बाबा साहब के पिताजी ने पढ़ाया। क्योंकि सबसे बड़े तो गरीब वही थे, 10 बाय 10 के रूम में रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे भाग रहे थे, खाने को नहीं मिलता था। सबसे बड़ी समस्या तो उनकी पैसे की समस्या थी। जातिवाद में तो सभी लोग पढ़े थे, वो थोड़े अकेले थे। तो उनका पढ़ना और उनको मोटिवेट करना दोनों एक बना है, तब जाके वो महान बने। और हमारा पढ़ना और मोटिवेट दोनों भी अलग अलग है, और इसलिए हमारी पढ़ाई जो है वो बैक टू सोसाइटी नहीं होती है। बात तो हम करते हैं बैक टू सोसाइटी हो, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि उसका कारण ही है जहाँ से हम बन रहे हैं ना, उसी में हमारी गलती हो रही है कि हम क्या बना रहे हैं। और बाद में बोलते कि बैक टू सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग काम नहीं करते, कैसे करेंगे भाई? माँ बाप ने बताया नहीं कि तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा रुतबा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, समाज के लिए भी है। अगर 10 बार 1000 बार बात बताई गई होती कि उसके दिमाग में नहीं आती, लेकिन बताई नहीं तो उसके दिमाग में आएगी कहाँ से? उसको तो यही बताया गया कि भाई तो अच्छे मार्क्स ला, हाँ, और जैसे मैंने जॉब किया वैसे तुम जॉब कर, धन कमा, पैसा कमा। धन पोजीशन तो मिलना ही मिलना है, वो कहाँ जाएगा जब आप पढ़े लिखे हैं? बाबा साहब को नहीं मिला धन, भले धनवान नहीं बने, लेकिन धन तो मिला ना जीने के लिए। राजगढ़ जैसा सुंदर मकान बनाया, हाँ, दिल्ली में इतने बड़े कोठी में रहते थे, पद मिला, संविधान बनाया, हाँ, देश का नाम किया, ये क्या कम है क्या? तो शिक्षा का जो सही मायना जो है वो कहीं ना कहीं जब हम अपनी रिसर्च के माध्यम से जब शिक्षा लेते हैं एक कुछ बनने के लिए, और उसकी शुरुआत होती है आपकी थॉट्स को इंटरप्रेट करने से, लिखने से। अगर बाबा साहब ने अगर थीसिस नहीं लिखा होता तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं लिखते। अगर उन्होंने पहला आर्टिकल नहीं लिखा होता तो सत्याग्रह भी नहीं करते, क्योंकि वो आर्टिकल ये बताता था कि उनको क्या समझ में आ रहा है और वो दुनिया को क्या समझाना चाहते हैं कि भारत में क्या दशा है हमारी। वो आर्टिकल मतलब शब्दों का लिखा हुआ कोई जानकारी नहीं है, वो रियलिटी है, सत्यता है। उस वास्तविकता को बाबा साहब उस आर्टिकल में बताते हैं, कास्ट इन इंडिया इट्स मैकेनिज्म। जबकि उनकी उम्र 18 या 19 या 20 साल की होती है। तो हम तो इतने सारे बड़े उम्र के लोग हैं, पढ़ लिख के रिटायर्ड भी हो गए हैं, हाँ, जॉब करके सेटल भी हो गए हैं, हाँ, फिर भी हम कुछ सोच नहीं रहे कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं।
तो शिक्षा वो है कि जो बाबा साहब ने ली है और हमें शिक्षा का मार्ग बताया है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमने पी तो लिया, लेकिन कौन सा दूध पिया है उस पे क्वेश्चन हमने पूछना चाहिए। शिक्षा के नाम पे दूध तो पी लिया है। हाँ? तो जब आप किसी चीज़ को पसंद करके उस पर लिखना चाहते हैं तो वहाँ से आपका एक सफ़र शुरू हो जाता है। जब बाबा साहब लिखते थे 10-10, 12-12 ग्रंथ उनके टेबल पे ऐसे पड़े रहते थे। हाँ? और नानक चंद रत्तू को कहते थे कि इस ग्रंथों को हाथ नहीं लगाना, जहाँ पे रखा है वहीं पे रखना है। और फिर से वहाँ से उनका प्रवास चालू हो जाता है। अनब्रेकेबल जर्नी है बाबा साहब का। हाँ? बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैं आजीवन विद्यार्थी बन के रहूँ, और वैसे ही रहे, आखिरी सांस तक वो लिखते रहे। तो हमारी जो प्रेरणा है, जो हमारा आदर्श है, जैसे बुद्ध से हमने ध्यान का आदर्श लिया है, शील प्रज्ञा का आदर्श लिया है, तो उस आदर्श के साथ में जो बाबा साहब का जो आदर्श है, जिससे वो हमें एक अच्छा व्यक्ति बनते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा मतलब विद्वान बोध, भले उनके जैसा नहीं, लेकिन उनके जैसा कुछ तो एक सोच रखने वाला, उस प्रकार से कुछ करने वाला। तो ये प्रवास यहीं से शुरू होता है कि जब आप किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं और आप आपके डेटा को कलेक्ट करके आप धीरे धीरे उसका जो सीक्वेंस है, अभी हमें सीक्वेंस में ज़्यादा फेस नहीं करना है, हमें सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है जैसा आपको लगता है वैसा। उसका रियल ऑर्गेनाइज कैसे करना है उसके ऊपर हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअली, या फिर से हम एक वर्कशॉप करेंगे कि उसको कैसे फॉर्मेटिंग करना है, कैसे उस डेटा को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, वो नेक्स्ट जॉब है। लेकिन अभी आप दो चीज़ों के साथ में आगे बढ़िए कि आपका सब्जेक्ट आप पसंद करिए, किस सब्जेक्ट पे आपको लिखना है, और उसके लिए जो आपका डेटा है, उसके लिए जो भी आपका कंटेंट है, किताबें हैं जो भी है, हाँ, उसको आप ढूंढिए आपके किताबों में। हाँ, 2 पेज 3 पेज या कोई पैराग्राफ या कोई एक सेंटेंस भी हो सकता है उसके रिलेटेड जो आप सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं। हाँ, और इस प्रकार से आप 5 से 10 किताबों को अपने पास सपोर्ट के लिए आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम कम ना हो। 1-2 पे मतलब उतना ऑथेंटिक आर्टिकल है या पेपर नहीं बनता है, कम से कम 5 से ऊपर होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा हो तो और अच्छा है, मतलब वो गलत नहीं है। आप किसी से भी कैसे भी कंटेंट ले सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड है। तो इसमें किसी को कन्फ्यूज़न है? जो बताया है, जो समझाने का प्रयास किया है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। पुष्पा जी, क्लियर है। शाके के दो जी। हाँ क्लियर है, लेकिन हमारा लोहा काटते काटते दिमाग जंग लग गया है। बताइए पूरा क्या जीवन लोहा काटते रहे। लोहा काटते रहे? बताइए कौन सा लोहा काटा आपने? लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास में काटा है वो तो बताइए। क्या सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं आप? सब्जेक्ट पंचशील को लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या ज़्यादा सोचने का। और एक जो है बौद्ध पालक माता पिता। हाँ हाँ, नहीं वो तो पुष्पा जी का आ गया है। अच्छा, वो आ गया उनका। हाँ, तो आधुनिक समय में ध्यान को लेके चल रहे हैं। भागम भाग जिंदगी में जो आदमी इतना विचलित है, ध्यान कितना जरूरी है, ये तीसरा टॉपिक
तो तीनों मैंने टॉपिक जब आपके लिखा आपके अच्छे हैं, मैं आपको सजेशन करता हूँ जी आप ध्यान के ऊपर टॉपिक ले लीजिए, ठीक है। जी और सर इको आ रहा है आपकी आवाज। हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कपूर साहब? हाँ ये सर तो हम बोल रहे थे कि इको आ रहा है। हाँ, और किसी का माइक खुला होता है तो आता है। नहीं, हमने वो अलग से स्पीकर लगा रखा है, इसमें आवाज़ बहुत कम है, तो इसलिए हो सकता है हमारी साउंड जा रही होगी। ठीक है। तो हाँ, मैं फिर से एक एक का मैं अभी आपको टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा हूँ। पुष्पा जी का जो 3 टॉपिक आया है उसमें से पेरेंटिंग को, बुद्धिस्ट पेरेंटिंग को लेके आप उस पर स्टार्ट कर सकते हैं पुष्पा जी, ठीक है। हाँ उसका, हाँ उसका प्रॉपर टाइटल और कैसा होगा उसको हम बाद में उसको शार्प करेंगे। हाँ लेकिन बुद्धिस्ट आपका पेरेंटिंग का ये टॉपिक आप सिलेक्ट करिए और उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है उसको आप रफ में लिखना चालू करिए, ठीक है। और हाँ आप आपके माइक को बंद कर दीजिए। दूसरा है शाक्य केतु जी, आप ध्यान के ऊपर लीजिए, ठीक है। आधुनिक ध्यान में मैत्री भावना या आनापानसति दोनों ले हाँ या दोनों, हाँ दोनों लीजिए, दोनों लीजिए, जी ठीक है। तो उसमें 2 मन के जो क्या बोलते हैं समस्या जो है, एक तो चंचलता और दूसरा द्वेष, ठीक है। जी चंचल मन और द्वेषी मन, दोनों पे ध्यान का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, तो उसको लेके आप स्टार्ट करिए, जी ठीक है। ओके, कपूर चंद जी आपका क्या विषय बनते जा रहा है? सर मैंने भी पंचशील ही लिया था, साकेतु जी से मैंने इस चीज का जिक्र भी किया था। तो ठीक है ना, तो पंचशील आप ले लीजिए, उन्होंने ध्यान लिया है। मानव जीवन में शीलों का महत्व है। नहीं, शीलों का बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, पंचशील ही लीजिए। पंचशील ले लेते हैं सर। शील में बहुत सारे शील आएंगे फिर उसमें, ठीक है। सर हाँ तो हमें ज़्यादा वास्ट नहीं लेना है, हमें डीप लेना है, डीप में जाना है हमें, ठीक है। ठीक सर। वास्ट में लेने के लिए फिर हमारा दूसरा एक प्लेटफॉर्म बनता है जब हम वास्ट में बात करते हैं। तो हमें, क्योंकि हमें हमारे पास में इसका जो हम आर्टिकल लिखते हैं, पेपर लिखते हैं, तो उसका पेजिनेशन फिक्स होता है, तो 5 से 6 पेज तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप शील की बात करोगे तो शील में बहुत सारे शील आते हैं। हाँ तो पंचशील में 5 ही शील आएंगे, तो उसको आप काफ़ी अच्छी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी आप ले सकते हो उसमें फिर, ठीक है। सकारात्मक शीलों पे सर हमने कुछ लिखा भी था, लगभग 15-20 पेज मैंने लिखा था, लेकिन उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि हम शीलों का पालन करते हुए बुद्धत्व तक जा सकते हैं। बाद में फिर आपने जो बताया उसमें ये हुआ कि शीलों का पालन करके ही खाली हम बुद्धत्व तक नहीं प्राप्त जा सकते, तो हमारा जो आइडिया था वो फेल हो गया, तो मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन हम तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके पास में जा सकते हैं। हाँ उस मार्ग पे हाँ जो है आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सरल हो जाएगा। हाँ तो वो तो उसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर से उसको करेंगे। हाँ, उसी में से आप कंटेंट ले सकते, जहाँ जहाँ से आपने कंटेंट लिया होगा ना शील का। हाँ सर। हाँ तो पंचशील को फोकस करिए, ताकि आपके पास में 2 एस्पेक्ट है पंचशील का, एक तो नकारात्मक और एक पॉजिटिव, ठीक है, सकारात्मक। तो दोनों का भी आप उसका इम्पोर्टेंट क्या है व्यक्ति के जीवन में और पारिवारिक और सामाजिक जीवन में, व्यक्ति के लिए कैसा सुख और आनंद मिलता है जब हम पंचशील का पालन करते हैं, और समाज और परिवार में क्या उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में जो भी आपको जानकारी मिलती है ना, हाँ पंचशील को लेके, ठीक है।
ठीक सर। तो आप इस पंचशील पे आप काम करें, ठीक है। ठीक सर। हाँ, अगर उसका प्रॉपर टाइटल क्या बनना है वो बाद में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ आप उसके रिलेटेड जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, बुद्ध ने कब कहाँ कहा, कौन से किताब में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने पंचशील के बारे में कब कहाँ पे कहा है ना। सर। या और भी भंते के साहित्य में भी जो सकारात्मक शील की अगर बात करोगे तो सकारात्मक शील भंते जी के कंटेंट से हमें मिलता है, ठीक है। तो सर। इसकी जो भी आपको जानकारी डेटा मिल रहा है उसको कलेक्ट करके एक जगह पे लाने का प्रयास करिए, ठीक है। इसको लगभग कितने पेज या कितने शब्दों में हाँ, करना मैंने है? कहा ना 6 से 7 पेज चाहिए, ठीक सर। ठीक है। वो तो ज़्यादा कम हो गए तो बाद में उसको एक्सपेंड करने के लिए कुछ और हम उसमें ऐड कर लेंगे, हाँ। ठीक है। ठीक सर। हाँ, लेकिन आपका कंटेंट और आपका क्या कहते हैं, रेफरेंस को देखते हाँ हुए। हाँ हाँ, उसका शार्पनेस क्या है, क्या आप क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक सर। स्पेसिफिक क्या कहना है। पंचल की तो सभी बात करता है, ठीक है, लेकिन आप उसमें क्या स्पेसिफिक कहना चाहते हैं, ठीक है। सर। तो सर। वो उसमें आउट होना चाहिए, वो आउटकम्स आना चाहिए, सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आप कुछ मतलब वार्निंग दे रहे हैं, आप कुछ मैसेज दे रहे हैं, सर। आप निष्कर्ष पे लाए हैं कि भाई इतना कुछ है समस्या या इतनी सारी बातें हैं व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में, तो यही है कि जो मतलब इसमें से हमें बाहर ला सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको लेके आप क्या बताना चाहेंगे, तो आपका थॉट्स भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। ठीक सर। हाँ, आपके एक्सपीरियंसेस भी उसमें आ जाएंगे, ठीक है, डन। हाँ, प्रज्ञा जी आपका कुछ सोच बना है? सर मैं सोच रही हूँ, मैंने अभी निकाले नहीं है सब्जेक्ट। फिर भी दिमाग में क्या है बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। मुझे थोड़ा दिमाग में ये चल रहा था कि जीवन की अपरिपूर्णता में बुद्धिज्म हमें कैसे सहायता प्रदान करता है। मतलब अपरिपूर्णता में आप क्या समझ रहे हैं? दुख ही समझ हाँ, लीजिए। तो उसका स्पेसिफिक शब्द है असंतोष, ठीक है। जो तीसरा जो दुख जो है ना, असंतोष का दुख, ठीक है, समझ में आ रहा है प्रज्ञा जी? हाँ हाँ जी। हाँ, ये जो पहला जो आर्य सत्य जो है, पहले आर्य सत्य पे आप फोकस कर सकते हैं कि दुख क्या है और दुख के इसमें बुद्ध की क्या मतलब शिक्षा है ना। मतलब इसमें आपका 4 आर्य सत्य आ जाएगा, ओके। क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि उसमें बुद्ध की क्या प्रासंगिकता है, जो मतलब दुख है ना। तो दुख में प्रासंगिकता है कि यही है कि बुद्ध ने दुख के कारण को ढूंढा है, दुख से मुक्त होने का आ, मन बताया है, कहाँ पे मुक्त है और कैसे वो किस मार्ग से मुक्त होता है। तो मुझे लगता है कि 4 आर्य सत्य को लेके आप आधुनिक इसमें बता सकते हैं कि आज हमारा दुख जो है, इसी आप इस विषय में सोच सकते हैं, ठीक है। ठीक है। मतलब 4 आर्य सत्य की आधुनिक या आज के मानव जीवन में प्रासंगिकता क्या है, ठीक है प्रज्ञा? हाँ हाँ सर, सुन रही हूँ। हाँ 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 हाँ, तो इसको लेके, हाँ, और ये जो टॉपिक जो है ना आप जो चूज़ कर रहे हैं वो ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, ठीक है, नाम के सामने कि आपने पसंद किया, आपने पसंद किया, आपने पसंद किया है। आवाज इको हो रही है सर। हाँ, ये करने से क्या होगा कि बाकी लोगों को रिपीट नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा भी कोई अगर सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए कि भाई इन्होंने ये लिया है तो मैं थोड़ा और दूसरा पसंद करूं। इसलिए मैंने 10 सब्जेक्ट को लिस्ट बनाने के लिए कहा था, ताकि आप 10 में से धीरे धीरे हम स्क्रूटनी करके रिपीटेशन ना हो, ताकि हमारा कंटेंट जो है वैरायटी ऑफ बुद्धिज़्म को हम एक जगह पे एक्सप्लेन कर सकें। तो आप 4 आर्य सत्य को लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। हमारा विषय सर मैंने जो लिखा है इसमें
का महत्व, हाँ 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 ये ठीक ठीक। रहेगा। हाँ हाँ, वो तो टाइटल हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, एग्जैक्ट अच्छा जी, टाइटल। अभी आपका ध्यान के बारे में है, इतना ध्यान रखिए। जी। ठीक है, आनापान सति मैत्री भावनाओं को लेके आप डेटा कलेक्ट करिए। हाँ पंकज जी, आपकी क्या सोच है? हाँ जी सर, मैंने सोचा है म्यूजिक जो पल से भी करा जाता है, म्यूजिक और अनाथ विज्ञान का जो है, म्यूजिक और अनाथ विज्ञान से से संबंध म्यूजिक और अनात्मा। ध्यान, म्यूजिक हमें ध्यान की तरफ ले जाता है। हाँ हाँ हाँ, म्यूजिक और ध्यान का संबंध बताना चाहते हैं। जो म्यूजिक और ध्यान में क्या संबंध है, और ध्यान में भी शून्यता का ध्यान या फिर अनाथ का ध्यान, इस दिशा में ही हम बढ़ सकते ये उसमें वो आ जाएगा जो आप उसमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन टॉपिक में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप म्यूज़िक को लेके बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि अ, मतलब कौन सा म्यूज़िक, आप किस म्यूज़िक की बात कर रहे हैं? क्लासिक म्यूज़िक या और कौन सा म्यूज़िक? फ्लूट की बात कर रहे हैं, क्लासिकल। क्लासिक म्यूज़िक कोई इंस्ट्रूमेंट है कि कोई सॉन्ग्स? इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, बांसुरी। बांसुरी। बांसुरी का ध्वनि है ना, बांसुरी का म्यूज़िक ना। जी। तो उसका कंटेंट आपको और कहाँ से कैसे मिलेगा, कुछ है आपके पास में? क्योंकि अमरावती स्तूप, बाकी स्तूप पे वहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक मतलब दिखाया गया है, वास्तुकला। नहीं नहीं, देखिए तो अभी उस समय सब्जेक्ट, का पंकज जी अभी हम बिगिनर में है, ठीक है? आप ऐसे सब्जेक्ट लोगे कि जिसकी किताबों में जानकारी ना मिले, आपको किताबी ही ना मिले, तो फिर आपके लिए, हमारे लिए, मतलब आपको मुझे आप लोगों को सर, सिखाना है। कुछ कंटेंट मैंने खोजे हैं सर, कुछ कंटेंट मैंने खोजा है तो सर, वही बताइए मतलब कौन सी किताबों में इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? सर पहली बात की उर्दू में जिस म्यूजिक के लिए, हाँ, जो एक जगह को बोले हैं कि म्यूजिक से, हाँ, वो कुछ मुझे याद है सर, किसने बोले, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि वो बोल रहे हैं कि जो एक्साइटमेंट वाला जो होता है, वो सब म्यूजिक सुनने के बाद उसको मना। और एक तरफ वो म्यूजिक की प्रशंसा भी करते हैं, जहाँ पर उनकी बातों को गा करके बताया जा रहा है, वहाँ पर वो उनकी प्रशंसा भी करते हैं। इस तरह से है। और उस समय जो जो म्यूजिक चलन में था, उसमें से किस म्यूजिक पर उन्होंने अधिक फोकस या किसको उन्होंने अच्छा और क्यों अच्छा कहा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने उसी म्यूजिक को अच्छा कहा होगा जिससे उन्होंने जो ध्यान की तरफ ले जाएंगे, जो म्यूजिक गंभीरता की तरफ ले जाए, मुझे लगता है उसी म्यूजिक को भगवान बुद्ध ने स्वीकारा हो। नहीं, बुद्ध खुद म्यूज़िक को, मतलब पारंगत थे म्यूज़िक में, जैसे कि बांसुरी काफ़ी अच्छी बजाते थे वो। तो ठीक है, आपके पास कंटेंट है और आप प्रयास करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट भी साथ में रखें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट है जो आपने अभी पसंद किया है। लेकिन हमारा जो शॉर्ट जी टर्म, सर, आप जो बोले ना दुर्गा छामी बाजार से, उस पर मुझे सर कुछ किताब रेफरेंस कर दे दीजिएगा। मैं बहुत दिन से इस पर मैं काम भी ये डाटा कलेक्ट भी कर रहा हूँ सर। हाँ, और कुछ कुछ किया हूँ, और आप मुझे इस पर रेफरेंस कर दीजिए और क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे ही है कि मैंने भगवान को दूसरी म्यूजिक को पसंद करते हुए जो ध्यान से जुड़ा हुआ। नहीं नहीं, पसंद करते हैं, लेकिन उसको तो हमें कई एक दो रेफरेंस मिलेंगे, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर लिखा गया या कहा गया या ध्यान के लिए ऐसा म्यूज़िक का किसी ने इस्तेमाल किया है, कर रहे हैं, ये चीज़ें सभी हमारे पास में सर हम कहीं ना लोग तो कहीं। जोड़ सकते हैं ना सर, अब ऐसा हम लोग तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं सर।
नहीं, निष्कर्ष 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 निकाल सकते हैं कि बौद्ध धर्म में संगीत का महत्व क्या है, ठीक है, या संगीत की प्रासंगिकता क्या है, इस प्रकार से आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो आपका स्पेसिफिक जो बांसुरी का है और वो सारा म्यूज़िक का जो डिफरेंट एस्पेक्ट जो है उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी काव्य जो लिखा गया है या धम्मपद है, ये उस पर गाथा के स्वरूप में कहा गया है, वो भी एक प्रकार का संगीत का काव्य है, ठीक है। गाथा जितनी बुद्ध की बताई गई है वो संगीतमय गाथा के रूप में उसको कहा जाता है। और कुछ चीज़ें संगीत के रूप में बुद्ध की जो वाणी है, वो भी मधुर मधुर वाणी है बुद्ध की, ठीक है। तो आप संगीत को किस प्रकार से देखते हैं, या उस समय या अभी, ठीक है, तो इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। और कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने थोड़ा उसमें काम किया। मेरा एक स्टूडेंट है जिन्होंने बौद्ध धर्म में जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, बुद्ध के समय जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते थे, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च या थीसिस लिखा हुआ है, ठीक है। प्रयास करिए, अगर नहीं होता है तो थोड़ा साइड में दूसरा सब्जेक्ट भी थॉट्स में रखिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से चलेगा नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं बुद्धिज़्म में। उसको लाइन अप, हाँ, लाइन अप करें। हाँ हाँ, 10 टॉपिक बताया है, तो हो सकता है कि अगर ये इसमें अगर ज़्यादा नहीं मिलता है तो इसको आप सेकंड में रख सकते हैं, जो जिसमें आपको डिटेल्स मिल सकता है उसको प्रायोरिटी में रख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। और हाँ, विनय विनय बोरकर जुड़े हैं। मुझे लगता है कि 2 दिन पहले भी कुछ बातें हुई थी, उसमें शायद विनय नहीं थे। कुछ एडमिशन को लेके कुछ बात करना चाहेंगे विनय? हाँ हाँ, हेलो। बोलो। मैं एक्चुअली मुझे ज्वाइन कर रहा था, और 2 दिन से मैं ड्राइविंग कर रहा था, इस वजह से मैं ये क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था। मेहमान थे तो मुझे इंटरेस्ट काफ़ी है। तो इसके मुझे वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको आप सुन सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 मीटिंग्स हुई उसकी? हाँ 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 हाँ, हाँ तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो हाँ ग्रुप में से आप उसको 1-2 बार देख लीजिए। हाँ। हाँ, तो क्या क्या इंटरेस्ट क्या है, क्या मतलब थोड़ा। मैं एडमिशन तो मुझे लेना है, हाँ हाँ। वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, हम्म। क्योंकि ये जो एडमिशन की फीस को लेके था वो थोड़ा तकलीफ हो रहा था। हाँ हाँ हाँ। और जैसा पिछली बार लास्ट ईयर आपने बात की थी, तो कुछ पूना यूनिवर्सिटी से, जैसे बड़ौदा में कुछ लेक्चरर्स वगैरह भी आए थे, तो बुद्धिज्म को लेके उन्होंने बहुत हमको समझाया था कि मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे यहाँ पर ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में। इसलिए मैं कंफ्यूज होके वो मैंने एडमिशन पुणे में भी नहीं ले पाया था और यहाँ पर भी नहीं ले पाया था, दोनों जगह। हाँ हाँ, नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे। भोपाल से भी बहुत सारे लोग, और एक उधर इंदौर में जो महू यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी कोर्सेज चलते हैं, लेकिन सभी जगह पे कोर्सेज जो है ना ऑफलाइन है। वहाँ पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेगी, या फिर आपको एग्ज़ाम के लिए तो भी जाना पड़ेगा। लेकिन ई कोर्स ऐसा है कि आपको कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। कंटेंट आपको यूनिवर्सिटी आपके आईडी में प्रोवाइड करेगी। कुछ क्लासेस मैं आप लोगों के लूँगा, और एग्ज़ाम भी आपको आपके बैठ के घर से ही देनी है। और एग्ज़ाम भी इतनी इजी है कि आप आराम से पास आउट इसमें से हो सकते हैं और डिग्री आपको मिल सकती है। लेकिन डिग्री लेना ही हमारा पर्पज़ नहीं है, हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो इसलिए बाकी जगह पे पढ़ने से आपको ये आउटपुट आप ना ले सकोगे, ना आपको मिलेगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कुछ क्लासेस लेके आपको एग्ज़ाम में पास आउट किया जाएगा, लेकिन बाद में आपको लिखना क्यों है, क्या लिखना है, क्या ज़रूरी है, या उसको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप उनको पूछ नहीं सकते, ना बता पाएंगे। तो एक बैरियर है। अगर वहाँ पे कुछ मिल रहा है एडमिशन तो आप वहाँ पे भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे अभी। तो
मैंने वही आपसे बता रहा था कि मैंने फिर डिसीजन वहाँ का मैंने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि जो जैसा भी अपना ग्रुप है और अपने हमको अगर सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करना है, तो वो डिसीजन फिर उसको मैंने स्टॉप करा था। और अभी जो मैसेजेस आए थे इसलिए मैंने फिर से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो गुड, हाँ, गुड। उसमें मैं क्योंकि कोशिश लास्ट टाइम से 6 लोगों ने एडमिशन ली थी, जिसमें कपूर चंद जी है, शाक्य केतु जी है, प्रज्ञा जी है हाँ, और पंकज जी है। काफ़ी अच्छा, अच्छा उनका एग्ज़ाम रहा है और सेमेस्टर के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने दिए, पास आउट भी हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में। और अभी नए इसमें पुष्पा जी है और 2-3 लोग हैं जो एडमिशन लेने के लिए कमिटेड है। तो अगर हाँ, हाँ, तुम्हारा भी हो जाता है तो फिर एक नया ग्रुप फिर से बन जाएगा, तो हमारा 10 या 10 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप ग्रुप में ज़रूर पूछ और सकते हैं। ये जो अभी सब्जेक्ट को लेके जो बात हो रही है, हाँ, जिस सब्जेक्ट्स को जो सब अपना अपना जो पॉइंट्स मतलब जो जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो वो मुझे थोड़ा डिटेल समझना है, तो मैं वीडियो देखूंगा उसके हाँ, बाद हाँ, में। वीडियो भी देखो और उसमें मैंने कुछ कंटेंट का पीडीएफ भी डाला हुआ है जो मैंने बताया है रिसर्च का, हाँ, या कैसे रिसर्च होता है, कैसे हमें चीज़ों को पसंद करना है। तो कंटेंट भी डाला हुआ है उसका, कल का वीडियो भी मिल जाएगा। हाँ, और फिर बाद में आप अपने हिसाब से कोई सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं और इनके साथ में आप आगे बढ़ सकते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, ओके, ओके, डन। चलो, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि समय भी हो गया है और फिर से एक 9 बजे का क्लास है और मुझे लगता है कि इतना इनफ है। जो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपका सब्जेक्ट आपको आ, मतलब फील गुड करना है कि आपने जो पसंद किया है आपके फीलिंग के साथ है, आपके इमोशन के साथ में है, आपके कुछ तो भी विज़न के साथ में है, पहली बात। और दूसरी बात, उसके लिए थोड़ा एफर्ट करना है। अगर आपको आज की 3 तारीख है तो मैं आपको 12-13 तारीख तक, क्योंकि 15 तारीख को मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, गुजरात में आ रहा हूँ, शायद विनय से भी मिलने के लिए आऊँगा। बड़ौदा में शिफ्ट हो गया ना विनय? हाँ, बड़ौदा से। ठीक है, बड़ौदा में मेरा प्लान रहेगा एक दिन का, मैं बात करूँ। वहाँ पे शिविर है राजकोट में, खम्बालीडा में, हाँ, हाँ, जानकारी मिली है? हाँ, हाँ, मिली है। हाँ, तो उस शिविर के लिए मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो आप बड़ौदा आओ। हाँ, हाँ, बड़ौदा का प्लान रहेगा एक दिन का। ठीक हाँ, है, हाँ, चलेगा। ठीक। तो हाँ, मैं कह रहा था कि आपके सब्जेक्ट के साथ जो आपका प्रयास जो है, अ, अभी शॉर्ट टर्म में आपके पास में, आज से आपके पास में 10 दिन है। 13 तारीख को मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि आपका जो कंटेंट आपने कितना कलेक्ट किया है और कुछ दिक्कत हुई है या सरलता रही है। सर, हाँ जी, आपकी आवाज बहुत कम है। सर, डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं म्यूट करता हूँ। हाँ, तो 13 तारीख का मैं लास्ट डेट आपके लिए है। आज के 3 तारीख है, 13 मतलब 10 दिन के अंदर। तो भले सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जितना होता है उतना करिए, लेकिन रोज़ का या 2 दिन के बाद थोड़ा याद करके आधा 1 घंटा आपका ये जॉब है, जो सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको कंटेंट को इकट्ठा करना है या नोट डाउन करना है। और जो भी आपके पास में किताबें अवेलेबल है या ऑनलाइन से आपको कुछ अगर डेटा मिल जाता है, तो 13 तारीख को मैं रिमाइंड करूँगा, पूछूँगा। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो हम थोड़ा आधे 1 घंटे के लिए मीटिंग भी कर सकते हैं आपके डिज़ायर पर कि हाँ हम थोड़ा कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते, हेल्प लेना चाहते हैं, तो हम मीटिंग भी करेंगे। ठीक है, डन। 8 तारीख तक सर मैं थोड़ा बाहर रहूंगा, बॉम्बे में रहूंगा। ठीक है, ठीक है, 8 तारीख के बाद मैं फ्री हुआ। ठीक है, जैसा